स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। इससे पहले हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखा जिसका नाम था समुच्चय। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो से पहले उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने उस वीडियो में समुच्चय को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी के साथ समझाया है। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख ले। अगर उस सारे वीडियो को नहीं देखना है तो भी कम से कम इस वीडियो को देख लें, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो सेकेंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का क्लास 11th का, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। यहाँ पे हमको संबंध एवं फलन को पढ़ने से पहले, हमको फलन पढ़ने से पहले हमको संबंध पढ़ना पड़ेगा, और संबंध पढ़ने से पहले हमको समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमको ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन क्या होता है। तो उसके लिए हमारे पास दो समुच्चय हैं। एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और 4। उसी तरह हमारे पास एक और समुच्चय है बी जिसके अवयव हम ले लेते हैं 5, 6, 7 और 8। ये हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों समुच्चय क्या रिक्त समुच्चय हैं? नहीं। ठीक है, और अब ये रिक्त समुच्चय क्या होता है, इससे पहले आपको पिछले वाले वीडियो को देखना ही पड़ेगा। तो आइए हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है यानी कार्तीय गुणन क्या होता है, तो उसको हम तब देखते हैं। पहले ये देखें ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। यहाँ पे हम ए क्रॉस बी में ए के सभी अवयवों का युग्मन करेंगे यानी युग्म बनाएंगे, वो भी एक ही क्रम में। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए अब हम समझाते हैं। अच्छा, पहला अवयव हम यहाँ से 1 लेते हैं, इसका हम 5 के साथ युग्म बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 1,5। ठीक है, हमने 1 को लिया, 5 के साथ युग्म बनाया, अब हम 6 के साथ युग्म बनाएंगे, तो 1,6। अगला युग्म क्या बनेगा? 1,7 और 1,8। तो ये इसका युग्म बन गया सभी अवयव के साथ। अब हम 2 का युग्म बनाएंगे 5, 6, 7, 8 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ये हो गया दूसरे अवयव का बी के सभी अवयवों के साथ युग्मन। अब हम 3 यानी ए के तीसरे अवयव का हम युग्मन करेंगे। क्या होगा? 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,8। अब हम इधर लिख लेते हैं। हमने 1 का युग्मन कर लिया, 2 का युग्मन कर लिया, 3 का युग्मन कर लिया, और बचा क्या है? 4। अब हम इसका युग्मन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। और ये हो गया ए के सभी अवयवों का बी के सभी अवयवों के साथ युग्मन। ये युग्मन समझ में आया? यही है ए क्रॉस बी यानी समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अच्छा, अब हम इसके परिभाषा को देख लेते हैं ताकि और ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। परिभाषा: दो समुच्चयों ए व बी, दो समुच्चय हैं हमारे पास ए व बी, जहां पे एक कंडीशन होना चाहिए, क्या? ए इज नॉट इक्वल टू 5 यानी ए 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये 5 क्या होता है? ये अरिक्त समुच्चय होता है, यानी ए जो होना चाहिए अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए। उसी तरह बी भी रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। अब ये रिक्त समुच्चय क्या होता है और अरिक्त समुच्चय क्या होता है, इसके लिए आपको पिछले वीडियोस को देखना ही पड़ेगा। तो कम से कम पहला वीडियो समुच्चय का देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
हाँ, तो दो समुच्चयों ए व बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमिक युग्मों, अच्छा क्रमिक युग्मों यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे हमने क्रम में लिया है। ए को हमने 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ क्रम से हम इसको युग्मन किया गया है, यानी इसका युग्म बनाया गया है। उसी तरह हमने 2 का युग्मन किया है 5, 6, 7 और 8 के साथ, तो हमने एक क्रम में इसका युग्मन किया, ठीक है, और यही है क्रमिक युग्मन, ठीक है। तो दो समुच्चयों ए व बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है। यानी ये जो क्रमिक युग्मों का हमने समुच्चय बनाया है, यही क्या होता है, ए क्रॉस बी, जिसका प्रथम अवयव ए से, जिसका प्रथम अवयव हमने ए से तथा द्वितीय अवयव बी से लेकर बनाया गया हो। यहाँ पे हमने प्रथम अवयव कहाँ से लिया है, ए से, द्वितीय अवयव सेकंड एलिमेंट कहाँ से लिया है, बी से। तो ये जो हमने क्रमिक युग्म के द्वारा हमने जो समुच्चय बनाया है, यही क्या है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समझ में आया? यहाँ पे जब इसका जब परिभाषा लिखिएगा, जब इसका डेफिनेशन लिखिएगा तो ये भी लिख लीजिएगा। यानी हमने ए क्रॉस बी लिया है, जिसके अवयव जो है वो ए कॉमा बी के युग्म के रूप में है। वेयर, इसका मतलब वेयर होता है उल्टा ए, मतलब जहाँ, जहाँ ए बिलोंग करता है कैपिटल ए यानी समुच्चय ए से, और बी अवयव बिलोंग करता है समुच्चय बी से, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, हम अगला देखते हैं। हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर 1, यदि एन ए यानी ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p और बी में अवयवों की संख्या q, तो ए क्रॉस बी में कुल अवयवों की संख्या p इंटू क्यू होगी, यानी p गुणे q होगी। जैसे हमारे पास ए में 4 अवयव हैं, बी में कितने हैं, 4 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, ठीक है। तो कितने अवयव होंगे, 4 गुणे 4 कितना होगा, 16, 4 गुणे 4 16 होता है, ठीक है। तो 4 गुणे 4 16। इसमें देख लेते कितने अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, 16, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, दो क्रमिक युग्म समान होंगे, ठीक है। दो क्रमिक युग्म समान होंगे यदि ए बराबर m बी बराबर n हो, तो जो ए डॉट ए कॉमा बी होगा वो m कॉमा n के बराबर होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप लोग बुक में देखेंगे तो दिखाई देगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा, ए क्रॉस ए। अच्छा, आप लोग के सिलेबस में सिर्फ अगर ट्रिपलेट आए, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अब ट्रिपलेट आएगा तो केवल एक ही समुच्चय का आएगा, जैसे ए क्रॉस ए, इसमें ए क्रॉस ए ऐसा कुछ नहीं आएगा। हमेशा कोई अगर एक समुच्चय दिया होगा तो उसी का 3 बार क्रॉस किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका समुच्चय जो बनेगा उसके अवयव होंगे ए बी सी, जहाँ ए बी और सी तीनों की तीनों ए से ही बिलोंग करेंगे, यानी ए के ही अवयव होंगे, ठीक है। तो ए बी सी एक क्रमिक त्रिक कहलाता है, ठीक है। क्रमिक त्रिक यानी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इंग्लिश में ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है ए में अवयव हैं 1,2, ठीक है। तो इसका ए क्रॉस ए क्या बनेगा, ए क्रॉस ए क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, दोनों ए ही हैं, 1,2, ठीक है। इसका इसके साथ 1,1, इसका इसके साथ 1,2, ठीक है। अब इसका इसके साथ 2,1 2,2, ठीक है। तो ये क्या है, ए क्रॉस ए, हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, इसको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारा 1,1, चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ देखते हैं, इसका हमको क्या बनाना है, इसका युग्मन करना है ए के साथ, ठीक है। कोई भी ए ले लो, दोनों ए है, ठीक है। इसका युग्मन करना है इसके साथ, तो क्या बनेगा, 1,1,1, ठीक है। अब इसी का युग्मन करना है बी 2 के साथ, तो क्या होगा 1,1,2,
अरे हमने इसका पहले ये दोनों अवयव हैं, इसका हमने एक के साथ अवयव किया है, तो तीसरा अवयव तो एक होगा ना। उसी तरह दोनों अवयव फिर दो के साथ युग्मन किया है, तो 1,1,2 होगा। ठीक है, अब हम इसका युग्मन करेंगे इसके साथ, तो क्या होगा, 1,2 तो इसी में है, अगला अवयव इसमें से आ जाएगा, तो 1,2,1 हो जाएगा। अगला क्या बनेगा बताओ, बोलो। 1,2,2 अगला क्या बनेगा, अब हम इसका युग्मन करेंगे। ठीक है, हमने इसका इसके साथ और इन दोनों के साथ पेयरिंग कर ली है, यानी युग्मन कर दिया है। अब हम इसका देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2,1,1 होगा। अब हम इसका 2 के साथ पेयरिंग करेंगे, तो 2,1,2 हो जाएगा। ठीक है, इसका पेयरिंग हो गया। अब हम इसका भी पेयरिंग होगा। अब हम इसका देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2,2 अगला 1। ठीक है, अगला क्या होगा, 2,2,2। तो ये हो गया ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, यानी क्रमिक त्रिक। ठीक है, A क्रॉस A क्रॉस A, यानी 3 बार जब इसका क्रॉस किया जाएगा, यानी कार्तीय गुणन निकाला जाएगा, तो कुछ इस तरह निकाला जाता है। समझ में आ गया। आप लोग के सिलेबस में अगर एक ही समुच्चय का 3 बार क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम दूसरे वाले पॉइंट पर भी देख लेते हैं, फिर अगले पॉइंट को हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, मान लीजिए हमारे पास x, y बराबर है, x, y बराबर है 3,5 की। ये दोनों क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, दोनों युग्म क्या है, आपस में बराबर है। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 3 होगा, y बराबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये था दूसरे का एग्जाम्पल। अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो तीसरा है। तीसरा हमने कंप्लीट कर दिया। चौथा है, यदि NA बराबर P, यानी A में अवयव की संख्या P, B में अवयव की संख्या Q, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर PQ होगी। 2 की पावर PQ होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे A में अवयव की संख्या 4 है, B में अवयव की संख्या 4 है, तो इसके कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या जो होगी, यानी सबसेट की संख्या क्या होगी, 2 की पावर 4 गुणे 4, यानी 2 की पावर 16। इतने सारे उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। अब ये उप समुच्चय क्या होता है, इसके लिए आप लोग पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, उसमें हमने बहुत ही डिटेल में इसको समझाया है। जैसे कि इसका एक उप समुच्चय होगा, ये हमने पूरा ये जो समुच्चय बनाया है, तो इसका मान लीजिए एक उप समुच्चय होगा 1,5, एक समुच्चय होगा 1,5, 1,5, 1,6, 1,7, ये एक उप समुच्चय होगा। ऐसे बहुत सारे इसके उप समुच्चय होंगे, यानी 2 की पावर 16। ये 2 उप समुच्चय तो यही हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके उप समुच्चय होंगे। और कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो 2 की पावर 16 इसके उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। और ये जो उप समुच्चय बनेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, उप समुच्चय जो बनेंगे उसी को हम संबंध भी बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 5वां क्या कहता है, यदि समुच्चय A व B अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय यानी रिक्त ना हो, यानी A व B इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, और इनमें से कोई अपरिमित है। यदि इनमें से कोई अपरिमित है, तो A क्रॉस B भी अपरिमित होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, बढ़िया से चलो देखते हैं। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास A ये है, और ये हम A जो है 1,2,3,4 को ही रखते हैं, और हम B को हम बदल देते हैं। इसको हम रख देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट्स हमने पढ़ाया था। इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय। ये हमारे पास एक अपरिमित समुच्चय। अगर अब हम बोल दें कि इसका A क्रॉस B निकालिए, तो कब तक बनाएंगे, A का 5 के साथ, A का 6 के साथ, A का 7 के साथ, A का 9 8 के साथ, फिर 9 के साथ, फिर कहाँ तक बनाते जाएंगे,
इनफाइनाइट तक बनाते जाएंगे, अनंत तक बनाते जाएंगे, तो इसका जो ए क्रॉस बी होगा, यानी ए क्रॉस बी का जो कार्तीय गुणन होगा वो भी क्या होगा, अपरिमित होगा। यानी ए और बी में से यदि इनमें से कोई एक भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, तो इसका जो ए क्रॉस बी बनेगा वो भी क्या होगा, अपरिमित। तो इसको हम मिटाते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमने समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख लिया, और अब हमारे पास संबंध अगला टॉपिक है। ठीक है, हमने कार्तीय गुणन को पढ़ने के बाद संबंध अब हमको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो इसका कोई भी फॉर्मूला, कोई भी डेफिनेशन बुक में दिया नहीं है, इसको बहुत ही ढूंढ करके निकाला गया है। और ये डेफिनेशन क्या कहता है, संबंध ए क्रॉस बी से किसी विशेष विधि में निकाला गया उपसमुच्चय होता है। यानी हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है ए क्रॉस बी को, उसी का एक उपसमुच्चय होगा जो एक विशेष विधि में निकाला गया होगा। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है, यानी संबंध है, एक रिलेशन है जिसके अवयव जो है वो ए कॉमा बी के रूप में युग्मित हैं, ए कॉमा बी के रूप में युग्मित हैं। और हम बोल दें जो ए और बी है वो क्या है, सम संख्या है। सम संख्या वेयर, यानी जहां ए जो है वो बिलोंग करता है समुच्चय ए से, और जो बी बिलोंग करता है यानी बी जो है वो समुच्चय बी से है। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, यानी इसका उपसमुच्चय क्या होगा, हमको इसी में से उपसमुच्चय निकालना है। क्या बनेगा, ये था समुच्चय निर्माण रूप, इसका रोस्टर रूप क्या बनेगा, बोलो। ए और बी क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो ए और बी सम संख्या है, ये हाँ ये है, तो क्या है 2,6 ले सकते हैं। अगला क्या है 2,8 हम ले सकते हैं। अगला क्या बनेगा, हाँ 4,6 ले सकते हैं और 4,8 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जो हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए जिसमें ए कॉमा बी के रूप में युग्म होना चाहिए और ए और बी सम संख्या होना चाहिए, जहां ए जो है बिलोंग करता हो, यानी ए समुच्चय ए से होना चाहिए और बी समुच्चय बी से होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बनेगा, तो यही होगा संबंध। यानी क्या बोला गया था, ए क्रॉस बी से किसी विशेष विधि में निकाला गया उपसमुच्चय होता है। तो ये हमने विशेष विधि में से निकाला गया एक उपसमुच्चय है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला है संबंध R2 ले लेते हैं, जिसमें बोला गया है हमारे पास एक उपसमुच्चय है जिसके अवयव a, b के रूप में है और a और b विषम संख्या है। अब विषम संख्या ले लेते हैं। विषम संख्या है जहां a जो है वो समुच्चय a से है और जो स्मॉल b है वो समुच्चय b से है। तो इसका रोस्टर रूप बताइए, रोस्टर रूप क्या होगा, बोलो। a, 5 और क्या होगा, 1,7 होगा। अगला क्या होगा, 3,5 होगा और 3,7 होगा। और कोई होगा, ए और बी दोनों होना चाहिए, विषम होना चाहिए। दोनों के दोनों विषम है और ए जो है स्मॉल ए है वो समुच्चय ए से है और स्मॉल बी जो है वो समुच्चय बी है। तो यही है संबंध, यानी हमने ए क्रॉस बी से किसी विशेष विधि में निकाला गया उपसमुच्चय होता है। तो समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो अब हम देखते हैं फलन। फलन हमने संबंध समझ लिया, कार्तीय गुणन समझ लिया। अब हम देखते हैं फलन क्या होता है। फलन भी एक संबंध ही होता है। वो कैसा संबंध होता है, एक ऐसा संबंध जिसमें किन्हीं दो क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव समान नहीं होते हैं। क्रमिक युग्मों के क्या होने चाहिए, प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए। एक एग्जांपल समझते हैं। फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास एक फलन होगा जो a to b होगा, यानी समुच्चय a से लेकर के b तक होगा। हमारे पास एक फलन है, मान लीजिए फलन f है।
जिसके अवयव a कॉमा b के रूप में है, और b जो होना चाहिए मान लेते हैं a प्लस 4 है, और एक और जहां a जो है वो समुच्चय a से है और स्मॉल b जो है वो समुच्चय b से है। ठीक है, तो ये था समुच्चय यानी फलन निर्माण रूप। अब हम इसका रोस्टर रूप लिखेंगे, वो क्या बनेगा बताओ जल्दी से। b जो होना चाहिए वो a प्लस 4 होना चाहिए, इसमें देखेंगे। ठीक है, b क्या होना चाहिए, a प्लस 4 होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। और ये क्या होता है, एक संबंध ही होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, हाँ, तो a मान लेते हैं हम 1 लेते हैं, तो b कितना होगा, 5 होगा। 1,5 था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगर हम a जो है वो 2 लेते हैं तो b कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, 2,6 यहाँ पे है। चलो अगर हम a 3 लें तो b कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3,7 यहाँ पे है। चलो अगर हम a 4 लें तो b कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4,8 है, हाँ। और अगर हम a 5 ले तो b कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऐसा कोई इसमें है नहीं है, तो हम इसको बस यहीं तक रहने देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे जो परिभाषा है, जिसका डिफिनेशन है, उस क्या कहता है, एक ऐसा संबंध, ये भी एक संबंध है। संबंध है कि नहीं पहले बताओ। इसको क्या एक विशेष रूप में निकाला गया है। ठीक है, b जो होना चाहिए a प्लस 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये संबंध है। ठीक है, तो एक ऐसा संबंध है जी, किन्हीं 2 क्रमिक युग, कोई भी 2 क्रमिक उठा लो, क्रमिक युग में उठा लो, उसका प्रथम अवयव क्या है, समान नहीं है। इसमें 1 2 के समान नहीं है, 2 3 के समान नहीं है, 3 4 के समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रथम अवयव है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें से कोई भी प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, ये फलन कहलाएगा। समझ में आया? फलन क्या होता है, एक ऐसा संबंध जिसमें किन्हीं 2 क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव समान नहीं होते हैं। तो ये क्या एक फलन है। अच्छा, एक संबंध है कि नहीं है, क्योंकि इसे एक विशेष रूप में निकाला गया है a क्रॉस b से। ठीक है, ये पहला डिफिनेशन था। दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है, समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। अब इसको समझने से पहले हम प्रतिबिंब क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं चलो पहला पॉइंट क्या कहता है, क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं, या फिर प्रांत कहेंगे या फिर पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। ये जो क्रमिक युग में हम बनाए हैं, इसमें जो प्रथम अवयव हैं उनके समुच्चय को हम क्या कहेंगे, प्रांत। यानी अगर हम समुच्चय बनाए, एक हमारे पास एक समुच्चय जो प्रांत होगा वो क्या होगा, प्रांत क्या होगा, सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय। प्रथम अवयव क्या क्या होंगे, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो अगर कोई पूछे इसका प्रांत क्या होगा, इसका 1, 2, 3, 4। ठीक है, अच्छा अगर मान लो पूछ ले कि इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, तो यही पूर्व प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों के समुच्चय को परिसर या प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो हमने क्रमिक युग बनाया है, इसमें जो द्वितीय अवयव हैं उसको हम परिसर बोलेंगे। परिसर, इस द्वितीय जो अवयव हैं उनके समुच्चय को। अच्छा, द्वितीय अवयव क्या क्या हैं, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो अगर कोई पूछे कि इस फलन में परिसर बताइए, बता लोगे, प्रांत बताइए, बता लोगे, प्रतिबिंब बताइए तो भी बता लोगे, पूर्व प्रतिबिंब भी बता लोगे। ठीक है, अगला पॉइंट, बी के सभी अवयवों के समुच्चय को सहप्रांत बोलते हैं। जनरली ज्यादा लोग को क्या होता है कि जो प्रांत और परिसर में डिफरेंस नहीं समझ में आता है, कि यहाँ पे क्या बोला है, बी के सभी अवयवों के समुच्चय को, बी के जितने अवयव हैं, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, इसको हम क्या बोलेंगे, सहप्रांत, इंग्लिश में कोडोमेन। ठीक है,
ये जो सह प्रांत है, ठीक है, ये तो कहोगे ये तो परिसर ही है, ठीक है। तो एक डिफरेंस देखते हैं, एक और एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, पहले ये वाला एग्जांपल जल्दी से नोट करो, हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास एक फलन है जिसके अवयव युग्म के रूप में a, b के रूप में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो b होगा, यहाँ पे जो b होगा वो हम ले लेते हैं a+5 ले लेते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन, जहाँ स्मॉल a बिलोंग करेगा समुच्चय A से, और जो स्मॉल b बिलोंग करेगा समुच्चय B से, ठीक है। तो ये था इसका समुच्चय निर्माण रूप, यानी फलन निर्माण रूप। इसका रोस्टर रूप क्या होगा बोलो? अगर हम a 1 लेंगे तो b कितना होगा? 6 होगा, 1,6 है। हाँ, अगर हम a 1 2 लें तो b कितना होगा? a हम 2 लें तो b कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर हम a 3 लें तो b कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3,8 है ना? हाँ है, ठीक है। अगर हम a 4 लें तो b कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4,9 है नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा फलन। अच्छा, ये फलन क्या है? इसमें क्या है? प्रत्येक अवयव, जो प्रथम अवयव है वो समान नहीं है। अच्छा, ये फलन है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फलन को कुछ इस तरह बनाया गया है कि हमारे पास जो b होगा वो a+5 होगा, यानी a अगर हम 1 लिए तो b कितना होगा? 6 हो जाएगा। अगर हम a 2 लिए तो b कितना हो जाएगा? अगर हम a 3 लिए तो b कितना हो जाएगा? अगर हम a 4 लिए तो b कितना हो जाएगा? तो 9 तो है नहीं ना, 4,9 नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पूछें कि आप बताइए इसका प्रांत क्या हो, प्रांत क्या होता है? इसके क्या है? सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय होगा। तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ये प्रांत होगा। ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, परिसर पूछ लें, परिसर पूछें। परिसर क्या होगा? द्वितीय अवयव के समुच्चय को हम परिसर बोलते हैं। तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे पूछ लें कि सह प्रांत क्या होगा? सह प्रांत का जो हमने बताया था डेफिनेशन, वो क्या बताया था कि B के सभी अवयवों के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? सह प्रांत। यहाँ पे सह प्रांत क्या है? B है। हम क्या बोले थे? B के सभी अवयवों के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या हो गया? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है परिसर और सहप्रांत पे? तो कभी कभी ऐसा फलन आ जाएगा जिसमें क्या होगा? सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं होंगे, ठीक है। जो इसका जो सेकंड डेफिनेशन बोलता है, दूसरा परिभाषा क्या कहता है? समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रथम अवयव हैं वो क्या क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। द्वितीय अवयव क्या क्या है? 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है प्रथम अवयव को हम क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। अच्छा, द्वितीय अवयव को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। परिसर भी बोलते हैं और प्रतिबिंब भी बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, ठीक है। यहाँ पे A का जो प्रतिबिंब है वो क्या है? 6 है, 2 का 7 है, 3 का 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, ये जो A मान लेते हैं अवयव, समुच्चय B में केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, एक ही प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। एक ही प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा?
क्या बोला गया है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव। यहाँ पे क्या देखा गया है कि यहाँ पे जो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। यहाँ पे देखिए ए का 1 के 5 के साथ भी प्रतिबिंब है, एक का 6 के साथ भी है, एक 7 के साथ भी है और 8 के साथ भी है। देखिए 1,5 है, 1,6 है, 1,7 है, 1,8 है। ठीक है, यानी 1 का 5 के साथ भी प्रतिबिंब है, 1 का 6 के साथ भी प्रतिबिंब है, 1 का 7 के साथ भी प्रतिबिंब है और 1 का 8 के साथ भी प्रतिबिंब है। लेकिन समुच्चय एक ऐसा समुच्चय, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में अगर एक ही प्रतिबिंब बना रहा है तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा डेफिनेशन ये कहता है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। ये समझ में आ गया। अगले वाले टॉपिक में हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। इसके कुछ ग्राफ वगैरह होते हैं, वास्तविक फलन होते हैं, वास्तविक मान फलन होते हैं, उन सबको देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।